जी जी जी। मेरा 247 से है। 247, ओके। चलिए 247 स्टार्ट करते हैं। 247 is एजिटिमाइब। Ezetimibe is less potently lower LDL-C from circulation. Ezetimibe एक dyslipidemic agent है जिसे हम यूज कर रहे हैं to treat people with hyperlipidemia. और इसके आगे जो लिखा है 18 to 23% due to its modest LDL-C lowering, often used as adjunct to maximally tolerated statin therapy in high risk ASCVD patient और in statin intolerant patient. मतलब क्या कहते हैं इसका क्या है कि एज एज अ मोनोथेरेपी ये 18 to 23% ये मतलब इसका इफेक्ट होगा। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल को लो करने के ये 18 to 23% करेगा। और विद स्टैटिन इसका जो इफेक्ट है वो बढ़ जाएगा, अप्रोक्स 25% तक बढ़ेगा। लेकिन जो स्टैटिन इंटॉलरेंट पेशेंट होते हैं और क्या कहते हैं जो एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज पेशेंट होते हैं उनके अंदर हम इसे अकेले यूज कर रहे होते हैं। ये इसका ये मतलब था। Up 248 is non-statin drug with which lower LDL-C most effectively is alirocumab. Um, ये कौन सा नॉन स्टेटिन ड्रग है जो कि एलडीएल-सी को कम कर रहा है? वो एलिरोक्यूमाब है जो कि एक PCSK9 इनहिबिटर है। और ये अप टू 70% एलडीएल-सी को कम करता है उन पेशेंट्स के अंदर जो कि स्टेटिन थेरेपी पे होते हैं। PCK9 क्या है? PCK9 प्रोटीन है जो कि रिड्यूस कर रहा है लिवर एबिलिटी टू रिमूव एलडीएल कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द ब्लड। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। हाइपर काइलोमाइक्रोनिमिया इज ट्रीटेड बाय लो फैट डाइट। बेसिकली हाइपर काइलोमाइक्रोनिमिया एक कंडीशन होती है जिसके अंदर काइलोमाइक्रॉन्स का लेवल हाई हो जाता है। काइलोमाइक्रॉन्स क्या होते हैं? ये लार्ज ट्राइग्लिसराइड रिच लिपोप्रोटीन होते हैं और ये ब्लड में पाए जाते हैं और इसे हम ट्रीट करते हैं बाय लो फैट डाइट। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं काइलोमाइक्रॉन की प्रोडक्शन पे। इसी वजह से इसकी मतलब रिड्यूसिंग फैट इनटेक रिड्यूस करेंगे काइलोमाइक्रॉन की प्रोडक्शन को। नॉट अ साइड इफेक्ट ऑफ एस्पिरिन इन इस यूटिकैरिया while with diphenoxylate plus aspirin common is urticaria। अच्छा, एस्पिरिन का साइड इफेक्ट नहीं है यूटिकैरिया। बेसिकली यूटिकैरिया क्या है? ये स्किन कंडीशन होती है जिसके अंदर रेस्ड इची और इची बम्प्स बन जाते हैं स्किन के ऊपर। बेसिकली ट्रिगर होती है बाय वेरियस फैक्टर्स। एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, किसी फूड से एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, मेडिकेशन से। तो एस्पिरिन का ये साइड इफेक्ट नहीं है अकेले, लेकिन डाइफेनॉक्साइलेट का साइड इफेक्ट इस यूटिकैरिया। तो अगर हम डाइफेनॉक्साइलेट को एस्पिरिन के साथ देंगे तो इसका साइड इफेक्ट यूटिकैरिया होगा। जी मेरा हो गया कंप्लीट। अच्छा, एक और था आपका, आगे की कोई अलॉटमेंट थी आपकी मायरा? आगे कोई आपकी अलॉटमेंट थी? जी मेरी आगे की भी है। वो आप जी पढ़ना जी चाह रही हैं मेरी अभी, है। तो मैं वो भी करवा देती हूँ मैं आपका। आगे की भी अभी। मेरा वैसे अभी 251 से है, लेकिन पहले आप करके चली जाए, फिर मैं 251 से जी कंटिन्यू कर लूंगी। क्योंकि आपको जाना है, वरना मैं भी 50 अपने भी जी दे सकती पेज थी। पेज नंबर जी जी मेरा क्या कहते हैं पेज नंबर 66 पे है। पेज नंबर 66। जी मैं निकाल रही हूँ। ये रहा, ये आपका है ना? जी
स्ट्रक्चर्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रक्चर्स, टेट्रासाइक्लिन और अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। सेकंड इज नॉरएपिनेफ्रिन टू एपिनेफ्रिन कन्वर्जन बाय मेथड स्ट्रक्चर। यहाँ पे स्ट्रक्चर मतलब कौन से मेथड के थ्रू ये कन्वर्जन होती है? बाय मिथाइलेशन प्रोसेस नॉरएपिनेफ्रिन इज कन्वर्टेड इनटू एपिनेफ्रिन। Third one is hormone responsible for the sperm production in testicle is follicular stimulating hormone responsible होता है sperm की production के लिए। Four is allopurinol mechanism of action. Allopurinol work करती है by inhibiting the enzyme xanthine oxidase जो कि involve होता है in the conversion of hypoxanthine to xanthine and then to uric acid. ये जब ये एंजाइम ब्लॉक हो जाता है तो एलिप्यूरिनॉल रिड्यूस कर रहा है प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड। इसी वजह से क्या कहते हैं, ब्लड का यूरिक एसिड लेवल कम हो जाता है और ये प्रिवेंट कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। और इसी की वजह से गाउट हो जाता है, एलिप्यूरिनॉल गाउट कॉज कर देता है। टू क्वेश्चंस रिगार्डिंग डायस्टीरियोमर्स, ये मुझे समझ नहीं आया कि डायस्टीरियोमर्स के बारे में क्या क्वेश्चंस, ये आई गेस दो क्वेश्चंस होंगे डायस्टीरियोमर्स के से रिलेटेड। सिक्स भी समझ नहीं आया था मुझे। डाइथाइल ईथर एंड अदर हैव सेम फॉर्मूला 2C2H6O, व्हाट्स देयर रिलेशनशिप? सेवन का ये आई गेस क्या कहते हैं, डेफिनेशन होगी कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म की। और डायस्टीरियोमर्स का है ये 6 to 9 मुझे समझ नहीं आया। 10 is which one is not related to GABA? तो इसका आंसर इज क्लोरप्रोपामाइड इज नॉट रिलेटेड टू GABA। बेसिकली क्लोरप्रोपामाइड ओरल एंटी डायबिटिक मेडिकेशन है जो कि सल्फोनाइल यूरिया की क्लास से बिलोंग कर रही है। ये वर्क करती है बाय स्टिमुलेटिंग द रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम द पेनक्रियाज, जिसकी वजह से ब्लड का शुगर लेवल डिक्रीज हो जाता है। और ये हम यूज कर रहे होते हैं इन टाइप 2 डायबिटीज के अंदर। विच वाइटामिन डेफिशिएंसी डजंट अफेक्ट आई? विटामिन डी की डेफिशिएंसी से आईज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। और क्या कहते हैं, टेमोक्सिफेन causes which kind of changes in postmenopausal women in mammary gland? टेमोक्सिफेन मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर चेंजेस उसके टिश्यूज के अंदर चेंजेस कर देती है इन पोस्ट मिनोपॉजल वुमेन्स के अंदर। ये एक्ट कर रही है एज अ सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर सम, इसका है, इसे हम कहते हैं SERM। इसका मतलब है कि ये एस्ट्रोजन लाइक और एंटी एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट दोनों प्रोड्यूस कर रही है depending on the tissue type. Or if the 13 is if the dose of first order kinetic will double, what will be the effect on half life? Answer is no effect on half life. फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक के अंदर डोज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हाफ लाइफ के ऊपर। टर्बिक्यूलाइन इज बीटा 2 एगोनिस्ट। लीस्ट विद वारफेरिन, ये इंट्रैक्शन है, एल्यूपिरिनॉल का लीस्ट इंट्रैक्शन होता है वारफेरिन के साथ और इंक्रीज कर रहा है वारफेरिन लेवल ट्रामाडोल। ये फर्स्ट पेज ऑफ आला नसर में सारा गिवन है। आईवी फॉर हाइपरटेंसिव क्राइसिस इज डाइजोक्साइड। बेसिकली डाइजोक्साइड को हम यूज कर रहे होते हैं टू ट्रीट हाइपोग्लाइसीमिया और एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स के लिए हम यूज कर रहे होते हैं, लेकिन इसका ऑफ लेबल जो यूज है वो हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज में भी हम यूज कर रहे होते हैं। इफ कोई भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ऑप्शन में नहीं प्रेजेंट होगी तो, और अगर डाइजोक्साइड होगी तो हम डाइजोक्साइड को चूज करेंगे। 18 is कैलकुलेशन, ये मुझे स्टेडी स्टेट की हमने शायद कैलकुलेशंस करी नहीं है। 19 is माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर लेरेंजाइटिस इन्फेक्शन इज वायरस। 20 is 5 हाफ लाइफ कितनी होती हैं, तो हमने इसे जब मल्टीप्लाई किया तो 1/32 होती हैं। एसाइक्लोविर नीड एडजस्टमेंट इन रीनल इम्पेयरमेंट पेशेंट के अंदर एसाइक्लोविर की डोज एडजस्टमेंट की नीड होती है। कॉर्टिसोन IV डोज फॉर एक्यूट asthma attack is 100 mg every 6 hours. 23 is advised to tell patient taking COVID vaccine. जी लिस्ट कोई भी नहीं पढ़ा, आप करें कंटिन्यू। Okay. 23 is advised to tell patient taking the COVID vaccine is this will इसके options हैं, this will prevent the disease
B is this will minimize sickness if you had the disease, something like that. It is contraindicated for pregnant women. ये कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं होती प्रेगनेंसी के अंदर, और क्या कहते हैं, ये डिजीज को भी प्रिवेंट नहीं करती। इवन अगर आपको वैक्सीन लगी, कोविड वैक्सीन मतलब तो आपको लगी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है होती है वैक्सीन, ना तो आपको प्रेगनेंसी हो में। सकती है कोविड। नहीं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती जी है। कोविड वैक्सीन तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में, क्योंकि नहीं, कोविड वैक्सीन आप दे सकते हैं, लगा सकते हैं। अच्छा, सही। ये वैसे मैं चेक कर लूंगी एक और दफा। मिक्सिंग वाटर विद अल्कोहल विल, इसके हम वाटर के अल्कोहल के में वाटर ऐड करेंगे तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ना टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, सिर्फ वॉल्यूम इंक्रीज होगा, दैट्स इट। अच्छा, इसके बाद किसकी थी? इसके बाद किसी की अलॉटमेंट नहीं रामदेव। करी थी? नहीं करा था ना मैंने इसके बाद अलॉटमेंट। अच्छा, मैं काम करती हूँ, फिर मैं आई अपने बोल थिंक नहीं देती था हूँ, इसके बाद। फिर वकास अपने बोल लेंगे, क्योंकि अब टाइम है तो हम सब अपने अपने बोल देते हैं जितने भी है। अच्छा, मेरा जो बीच में जो गैप है मैं पहले वो फिल कर लेती हूँ। जो 1 मिनट का टाइम दे बस। ओके, 251। क्लेरिथ्रोमाइसिन taken with food, while azithromycin or erythromycin is taken without food। अच्छा, ये जो एंटीबायोटिक क्लेरिथ्रोमाइसिन है, आवाज़ आ रही है सबको? क्लेरिथ्रोमाइसिन को हम फूड के साथ लेते हैं, और एजिथ्रोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन को फूड के साथ नहीं लेते। चेंज इन आयंस कॉज हाइपरकैलेमिया एंड कैंसर सेल्स। अच्छा, ये इस तरह से था, मैंने जब देखा मुझे ये चीज़ पहले समझ में नहीं आ रही थी। 252 मुझे इस तरह से समझ आया जब मैंने इसको स्टडी करा, कि जब चेंजेस होती हैं आयंस में, जैसे लेट्स सपोज हाइपरकैलेमिया हो गया, या इस तरह की कंडीशन हो गई कि आयनिक कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई सेल्स में, तो एपोप्टोसिस की कंडीशन हो जाती है, सेल डेथ हो जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आयनिक कंसंट्रेशन होगी तो जाहिर है वो सेल में बहुत ज़्यादा पानी आ जाएगा, और फिर वो सेल डेथ की तरफ चला जाएगा, जिसकी वजह से ये कहते हैं कि कैंसर सेल्स में हाइपरकैलेमिया होता है। इस तरह से कुछ इसका रिलेशन बना था, हाइपरकैलेमिया कॉजेज एपोप्टोसिस सेल डेथ ड्यू टू चेंजेस इन सेल आयन कंसंट्रेशन। तो ये इतना ही समझ आया है मुझे। अच्छा, 253 इन रीनल फेलियर। इसका मैंने सवाल इसका तो जैसे ड्रग रिलेटेड हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था आतिफ से, लेकिन अगर वैसे देखा जाए रीनल फेलियर में हमारे जो फॉस्फेट्स होते हैं वो बढ़ते हैं, पोटेशियम बढ़ जाता है, यूरिक एसिड और एसिडोसिस, मतलब हमारा जो एसिडिक कंटेंट है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, जबकि कैल्शियम और जो हमारा सोडियम है वो डिक्रीज हो जाता है। और इसका रीज़न ये हो सकता है कि ये फॉस्फेट्स, पोटेशियम और यूरिक एसिड जो है वो हमारे एक्सक्रीट नहीं होते होंगे, और कैल्शियम और सोडियम ज़्यादा अमाउंट में एक्सक्रीट होते होंगे, इसकी वजह से ये चीज़ें इस तरह से होती है, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन होती है क्योंकि हमारी जो H+ आइंस है वो बढ़ रहे होते हैं। अच्छा, रैश आफ्टर 10 days ड्यू टू सिफाजोलिन मीडिएट बाय टी सेल्स। अच्छा, जो रैश वाली इफेक्ट आती है ना सिफाजोलिन की वजह से 10 दिन बाद, यानी जो हम लोग ड्रग लेते हैं सिफोजोलिन, उसकी वजह से जो रैश का इफेक्ट आता है, अगर वो 10 दिन बाद आ रहा है दवाई लेने के, तो वो बाय टी सेल्स होगा, मीडिएटेड बाय टी सेल्स होगा। ठीक है, इसके अलावा जो बी सेल्स होते हैं वो इनिशियली हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए यूज होते हैं, बिल्कुल इनिशियल लेवल पे। 255 इन प्रेगनेंसी ऑल एसआरआईज आर गिवन एक्सेप्ट पेरोक्सिटीन। इसको तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर में सिर्फ एक ही ड्रग है जो प्रेगनेंसी में नहीं दी जाती। इन ब्रेस्ट फीड मदर्स सिट्रलिन कैन बी यूज। सिट्रलिन बहुत सेफ ड्रग है और ये ब्रेस्ट फीड मदर्स दे सकती हैं बहुत आराम से। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, बेसिकली जो हमारी डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है उसमें जो हम लोग डीएनए को कट करते हैं,
ठीक है, स्पेसिफिक साइट से कि हमें इतना डीएनए का पोर्शन चाहिए तो हम इसको कट करेंगे। तो उसको कट करने के लिए हम उसके अंदर एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस इंट्रोड्यूस करते हैं। वो जाके डीएनए को उनके स्पेसिफिक साइट से जाके कट करता है। ये डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। अच्छा, 5% डेक्सट्रोज सोल्यूशन जो है वो ब्लड में ऐड किया जाता है ताकि आरबीसी की हीमोलाइसिस ना हो सके। जो हम लोग के जो ब्लड बैंक में जो ब्लड सेव होते हैं ना बैग्स के अंदर, ये उस ब्लड की बात हो रही है कि बॉडी के अंदर तो ब्लड मेंटेन रहता है, लेकिन जो हम लोग बाहर ब्लड ले लेके घूम रहे होते हैं और हमारे बैंक्स में मौजूद होते हैं ब्लड बैंक में, उसमें ऐड किया जाता है। सबको समझ में आ रही है? आवाज़ आ रही है? सबको आवाज़ आ रही है? जी जी मिस आ रही है, जी जी आ रही है। अच्छा, नंबर 259, कोलॉइडल सिल्वर माइसील। ये एक डोजेज फॉर्म है। इसमें क्या होता है, एक कोलॉइड की टाइप होती है जिसमें टाइनी सिल्वर पार्टिकल्स, या आप उसको नैनो पार्टिकल्स भी कह सकते हो, वो इतने छोटे होते हैं। वो पूरे लिक्विड मीडियम में ना डिस्पर्स्ड होते हैं। ये ज़्यादातर वाटर में होते हैं। मतलब वाटरी मीडियम होगा, उसमें ये टाइनी पार्टिकल्स मौजूद होंगे, फैले हुए होंगे बिल्कुल। और ये जो हमारी ड्रग जो हम लोग यूज़, मतलब जर्मिसाइड जो डिसइंफेक्टेंट्स जो हम यूज़ करते हैं डिसइंफेक्शन के लिए और जर्म्स को मारने के लिए, उसमें होता है ये। वो इस तरह की प्रिपरेशन होती है। अच्छा, 260 इन कोल्ड सोर साइक्लोवेर टॉपिकल। हमारे जो कोल्ड सोर्स होते हैं ना, वो जो बहुत ही बुखार के बाद जो हो उनके पास जो दाने निकल आते हैं, जो खराब भी हो जाते हैं, तो उस पे जो है ना आप फेमसाइक्लोवेर टॉपिकल यूज तो कर सकते हो, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि फेमसाइक्लोवेर एक प्रो ड्रग है और इसका एक्टिव फॉर्म पेनसाइक्लोवेर है। तो पेनसाइक्लोवेर जो है वो स्किन से इतना इजीली और इतना अच्छा एफिशिएंटली एब्जॉर्ब नहीं होता। ज़्यादा अच्छा ये होता है कि आप ओरल टैबलेट लें, क्योंकि इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होना ज़्यादा इजी होता है बॉडी के अंदर इसके लिए, और थेरेप्यूटिक लेवल्स जो होते हैं ना ब्लड स्ट्रीम में, वो टाइमली अचीव हो जाते हैं और फिर वो हर्पीज वायरस के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं। हर्पीज वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोल्ड सोर्स ऑन आवर फेस, नॉट रिलेटेड टू स्ट्रक्चर। अच्छा, ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में रिलेटेड नहीं है, ये बता रहे हैं इसमें बहुत डिफरेंस है। 262 सिवियर डिहाइड्रेशन इंक्लूड्स, जब बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो जाती है कि आपके बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गए हैं, तो लिथार्जी, कंफ्यूजन और कोमा होता है। क्या होता है? लिथार्जी कंडीशन हो जाती है, कंफ्यूजन होती है और कोमा में चला जाता है पेशेंट। ओके, 263 मेटाबॉलिज्म रेट इंक्रीज इन सिस्टिक फिब्रोसिस। मेटाबॉलिज्म रेट जो हमारी सिस्टिक फिब्रोसिस की जो कंडीशन होती है, जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, इसमें हमारा जो मेटाबॉलिज्म हो जाता है ना वो बहुत फास्ट हो जाता है। इसको बस ऐसे ऐसे याद कर ले, जब भी ऐसा कुछ आएगा ना मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाना, वो सिस्टिक फिब्रोसिस से ही रिलेटेड होता है। अच्छा, 264 विटामिन सी। हमारा विटामिन सी यूटिलाइज एट इंक्रीज रेट ड्यूरिंग कॉमन कोल्ड। जब अगर हमें इन्फेक्शन है या कोई कोल्ड की कंडीशन है, तो ऐसे में जो हमारा विटामिन सी जहाँ जिस भी सोर्स से हम ले रहे होंगे, तो वो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करेगा हमारे बॉडी टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट स्कर्वी। स्कर्वी एक बीमारी है, उससे बचाने के लिए। इस क्यों? क्योंकि ये इरिवर्सिबली ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सैलिक एसिड में। अगर क्वेश्चन में आता है कि रिवर्सिबल ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सैलिक एसिड में, तो ये गलत है, ये इरिवर्सिबली ऑक्सीडाइज होता है, यानी ये वापस से फिर नहीं कन्वर्ट होता। अच्छा, क्लोट्रीमोक्साजोल एक बैक्टीरियासाइडल है। इसका काम क्या होता है? ये एंटीबायोटिक है। ये फॉलिक एसिड सिंथेसिस को बैक्टीरिया की उसको कम करता है। ठीक है, 266 pertussis is gram negative bacteria, also known as whooping cough, is caused by the bacterium Bordetella pertussis, which is gram negative bacterium। पढ़ के ही समझ आ रहा है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ pertussis की के बारे में बता रहे हैं। 267 medication cause acute renal failure are amphotericin mostly than vancomycin। ये दो मेडिसिन हैं जो acute renal failure cause कर सकते हैं। ये मेडिएशन नहीं है, ये मेडिकेशन है, स्पेलिंग गलत है। अच्छा, 268 रॉन्ग अबाउट एंटीफंगल क्रीम्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। जो हमारी एंटीफंगल क्रीम्स हैं जो टॉपिकल यूज के लिए होती हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट या कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन नहीं है इन प्रेगनेंसी, और स्पेशली ये टॉपिकली यूज हो रही है तो हम इसको आराम से दे सकते हैं, तो इट्स इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। 269 टू फाइंड डायस्टीरियोआइसोमर। जब भी डायस्टीरियोआइसोमर निकालने के लिए आएगा एमसीक्यू में, तो हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे 2n माइनस एन। एन विल बी द नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, और अगर आइसोमर्स मालूम करने के लिए आएगा तो 2n जस्ट 2n। ठीक है, यानी 2 raised to power n। n इज द नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स। कायरल सेंटर्स हम बेसिकली कार्बन को बोलते हैं।
अच्छा, वो कार्बन जिससे फंक्शनल ग्रुप्स अटैच होते हैं डिफरेंट ना, जो कायरल सेंटर के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। 270 सेफेस्ट एंटी डिप्रेसेंट इन प्रेगनेंसी ऑल, वही वाला एमसीक्यू रिपीट हो गया, ऐसे सारे एक्सेप्ट पेरोक्सिटीन। अच्छा 271 मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज ड्यू टू परसिस्टेंट डायरिया। अब एसिडोसिस का एस ले लिया है और डायरिया का डी ले लिया है। परसिस्टेंट डायरिया की कंडीशन में मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाएगा। इसको आप लोग इस तरह से याद कर ले कि परसिस्टेंट डायरिया में हमारे कार्बोनेट्स बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी एसिडिक साइड पे पीएच उसका ड्रॉप हो जाएगा और हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन हो जाएगी। तो एसिड आखिर में डी आ रहा है, डी इंडिकेट्स डायरिया। तो ये निमोनिक आप याद कर सकते हैं कि डायरिया कैन ऑल्सो कॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस इज ड्यू टू वॉमिटिंग। ठीक है, हमारे बॉडी का जो एसिडिक कंटेंट है ना वो बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होता है व्हेन देयर इज वॉमिटिंग। इन एस्पिरिन टॉक्सिसिटी वी यूज KCl, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, डेक्सट्रोज, एक्टिवेटेड चारकोल। ये चार चीजें दी जाती हैं जब एस्पिरिन टॉक्सिसिटी हो जाती है किसी बच्चे में। लेकिन क्या नहीं देते? एडिटेट। इट कैन बी सोडियम एडिटेट और कैल्शियम एडिटेट। ये हैवी मेटल पॉइजनिंग में यूज होती है, इसका एस्पिरिन में कोई काम नहीं है। एसिटाजोलामाइड इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। इसका भी जो है उसमें कोई काम नहीं है, क्या कहते हैं, एस्पिरिन टॉक्सिसिटी में। एक डायूरेटिक है, इसका क्या काम है? अच्छा 274 इन प्रेगनेंसी यूज एंटी डिप्रेसेंट SSRI एक्सेप्ट पेरोक्सिटीन। SNRIs भी दे सकते हैं, TCAs भी दे सकते हैं, सब सेफ हैं। सर्ट्रोलिन ब्रेस्ट फीडिंग में सबसे सेफेस्ट होता है। 275 डैमेज ऑफ प्रोटीन ड्यू टू, प्रोटीन डैमेज किससे होता है? हमेशा ऑक्सीडेशन विल कॉज डैमेज टू प्रोटीन। मेटाबॉलिज्म होगी प्रोटीन की डीएमाइनेशन से। अगर अमाइन ग्रुप आप उसमें से रिमूव कर देंगे बॉडी तो वो मेटाबोलाइज हो जाएगी। और अगर चेंज इन टेम्परेचर या विग्रस शेक करेंगे आप प्रोटीन को तो उस वो डी नेचर हो जाएगा। जी अंजलि देवी आप बोलें, आप क्या बोलना चाह रही हैं, पूछें। ये जो 273 में लिखा हुआ है while not used in children, so एडिटेट एंड एसिटाजोलामाइड जस्ट चिल्ड्रन में नहीं यूज करेंगे या अडल्ट्स में भी एस्प्रिन टॉक्सिसिटी में नहीं यूज करेंगे? नहीं, दोनों में ही यूज नहीं करेंगे। नॉर्मली चिल्ड्रन में ज्यादा होती है और जितने भी एमसीक्यूज आए हैं उसमें चिल्ड्रन रिलेटेड एस्पिरिन टॉक्सिसिटी ही आई है। तो सोडियम एडिटेट या कैल्शियम एडिटेट और एस्टाजोलामाइड ना, इसका कोई काम नहीं है एस्पिरिन टॉक्सिसिटी के रिलीफ में। और वैसे भी एडिटेट जो है ना वो सोडियम एसिटेट जो है वो एक चिलेटिंग एजेंट है और वो हैवी मेटल की पॉइजनिंग में यूज होता है। ये चिलेट फॉर्म कर लेता है हैवी मेटल्स के साथ और बॉडी को बॉडी से और साथ ही साथ अगर हम उसके एसिटाजोलामाइड देते हैं तो डायूरेसिस बहुत होती है बॉडी की, तो एलिमिनेशन भी बढ़ जाता है और चिलेट फॉर्म करके वो उसकी हैवी मेटल की पॉइजनिंग को भी रोकता है। तो ये इन कॉम्बिनेशन इस तरह दिया जाता है। लेकिन ये नॉर्मली एज एन एंटीडोट वर्क करता है। तो एंटीडोट के लिए जो है ना ऑप्शन में ये भी आपको दे सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए चिल्ड्रंस में। तो ये आप एस्पिरिन टॉक्सिसिटी में नहीं का इसका कोई रोल है। तो ये इस तरह से बता रहे हैं। हम्म। अच्छा और कोई सवाल? 275 वाला अंश नहीं पे समझ समझ में आ आया। गया? अगर चेंज इन टेम्परेचर होगा या हम विगरसली शेक करेंगे तो जो प्रोटीन होता है वो डी नेचर हो जाता है। ये इस तरह से बता रहे हैं प्रोटीन के बारे में कि ये तीन चीजें हो रही हैं उसके साथ और ये तीन चीजें क्या कर रही हैं प्रोटीन के साथ। ऑक्सीडेशन डैमेज करती है, डीएमाइनेशन मेटाबोलाइज कर देती है और डीनेचरेशन हो जाती है अगर क्या कहते हैं चेंज इन टेम्परेचर या विगरस शेकिंग होगी इसकी। तो 276 क्लोनिडीन। क्लोनिडीन इज बेसिकली अल्फा 2 एगोनिस्ट है क्या एंटागोनिस्ट है, मुझे याद नहीं आ रहा। आई थिंक एगोनिस्ट था। ओके, इट इज यूज्ड इन हाइपरटेंशन। ये क्या करते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन को जो है वो उसकी अपटेक को जो है वो कर लेती है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में वापस लेती नहीं है। तो ये होता क्या है, हाइपरटेंशन में यूज होता है और हम इसको एज अ प्रोफाइलैक्सिस भी दे सकते हैं मिग्रेन में। ऑफ लेबल यूज है, मतलब ये ऑफ लेबल दिया जाता है मिग्रेन में। इसको जो है वो मतलब इंडिकेटेड नहीं है स्पेशली फॉर मिग्रेन। अच्छा 277 सोडियम पोलिस्टाइरीन सल्फोनेट। अगर वर्ड आएगा ना तो हमेशा ये ध्यान में रखिएगा, इट्स एट क्या कहते हैं इसको, इट्स एन एंटीडोट। सोडियम पोलिस्टाइरीन स्टाइरीन सल्फोनेट इज एन एंटीडोट। अब ये किस चीज़ का एंटीडोट है? ये लिथियम का और हाइपरकेलेमिया का एंटीडोट है। जो लिथियम टॉक्सिसिटी होती है बॉडी के अंदर उसको ये उसका एंटीडोट है, और हाइपरकेलेमिया जो हमारे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पोटेशियम आइंस हो जाते हैं उसका होता है। अच्छा 278 इसको आप ऐसे याद कर लें
कि नेडोलॉल, एटिनोलॉल, सोतालॉल, ये तीनों बीटा ब्लॉकर्स हैं, ठीक है। और प्रोपेनोलॉल, मीटोप्रोलॉल भी बीटा ब्लॉकर्स हैं, ठीक है। लेकिन ये तीन हाइड्रोफिलिक हैं और प्रोपेनोलॉल, मीटोप्रोलॉल जो है वो लिपोफिलिक है। तो मैंने इसका निमोनिक ऐसा बनाया है कि नास, NAS, नास नहीं होता, मतलब सत्यानाश हो गया है। जो नास है ना वो हाइड्रोफिलिक है, वो वाटर लविंग है, ठीक है। और जो PM है, प्रोपेनोलॉल, मीटोप्रोलॉल, जो प्राइम मिनिस्टर है वो लिपोफिलिक है, ठीक है। वो प्राइम मिनिस्टर है तो उस नेचर जो है वो ज़्यादा जो है वो लिपिड लवर है। और जो नास है वो वाटर लवर है। इस तरह से मैंने कर लिया। अब आप लोग कोई और निमोनिक बनाना चाहे आप लोग की मर्जी। इस तरह से इजी हो गया। अच्छा, रोल ऑफ कैल्शियम इन EDTA। अच्छा, कैल्शियम EDTA भी बनता है, ये सोडियम EDTA भी बनता है। EDTA का जनरल फॉर्मूला ये है, इसको हम कहते हैं इथाइलिन डाई अमाइन ईस्टरिक एसिड। तो अब देखें, इथाइलिन दो है, इथाइलिन डाई अमाइन, दो अमाइन है हमारे पास। और टेट्रा एसिटिक एसिड, चार जो है ना साइडों पे हमारा एसिटिक एसिड लगा हुआ है। तो ये देख के स्ट्रक्चर EDTA का समझ में आ रहा है। अब इसमें अगर हम कैल्शियम की एडिशन करेंगे तो हाईली स्टेबल चीलेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा ये हैवी मेटल के साथ। तो कैल्शियम की एडिशन हम तब करते हैं जब हम लोग को जो है ना स्टेबल कॉम्प्लेक्स चाहिए होता है। और सोडियम की एडिशन हम तब करते हैं जब हम चाहते हैं कि इसकी वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाए। तो सोडियम की एडमिशन, सोडियम अगर होगा तो कंट्रीब्यूट्स टू एनहांस वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ EDTA salts, और रोल ऑफ कैल्शियम इन EDTA इंक्रीज स्टेबिलिटी बाय फॉर्मिंग हाई स्टेबल चीलेट कॉम्प्लेक्सेस। ये इस तरह से, ठीक है। विटामिन C एंड उसको देखिए, सिलिक ऑक्सिब। विटामिन C एक अनसैचुरेटेड इलेक्ट्रॉन रिंग है, एक ही रिंग है विटामिन C में, और वो अनसैचुरेटेड है, ठीक है। इतनी ज्यादा उसमें बॉन्ड, डबल बॉन्ड वगैरह नहीं है, एक ही है। और जो सिलिक ऑक्सिब है ना उसमें एक पायराजोल रिंग है, जो 2N वाली रिंग है ना, जो 5 रिंग स्ट्रक्चर है, उससे ये इंडिकेट होता है कि ये सिलिक ऑक्सिब है। तो सिलिक ऑक्सिब में पायराजोल रिंग होती है। अच्छा, पेशेंट मोर देन 60 years इज वैक्सीनेटेड एनुअली विद क्रोनिक पल्मोनरी एलिमेंट्स। एक पेशेंट है 60 years का है, उसको बार बार पल्मोनरी इन्फेक्शन और पल्मोनरी इश्यूज आते हैं, और वो एनुअली वैक्सीन लेता है। और एक ही ड्रग है जो एनुअली जिसकी वैक्सीनेशन लगती है किसी भी एज में, और वो है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। ओके, विच एंटीवायरल सेफ इन प्रेगनेंसी। एक एसाइक्लोविर ना एक एंटीवायरल है, ठीक है। और मैंने जितने भी पढ़े हैं ना अभी तक MCQs, उन सब में अभी तक मुझे एसाइक्लोवेरी सेफ सुनने में आया है इन प्रेगनेंसी। तो अगर किसी को कोई और एंटीवायरल का नाम पता है तो वो बता दे, नहीं तो याद करना आसान है। एक ही एंटीवायरल मुझे अभी पता चला है, एसाइक्लोवेर है, जो सेफ होता है प्रेगनेंसी में देना, ठीक है। थायोसियानेट इज मेटाबोलाइट ऑफ सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, सीधा सीधा है। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड जो है वो थायोसियानेट करता है, प्रोड्यूस आफ्टर मेटाबॉलिज्म। अच्छा, बेंजोइक एसिड इज सॉल्युबल इन मिनरल ऑयल, ठीक है। बेंजोइक एसिड वाटर सॉल्युबल नहीं होता, लेकिन ये मिनरल ऑयल में सॉल्युबल होता है। टाइम इज रनिंग आउट, ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ कंप्लीट करा दूँ जल्दी से। सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्म सॉल्ट विद आइबोप्रोफिन। आइबोप्रोफिन एसिड है, सोडियम बाइकार्बोनेट बेस है। अगर हम इसको साथ देंगे ना तो ये सॉल्ट फॉर्म कर लेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर साथ में फॉर्म कर लेगा। So this increase the drug's water solubility and potentially enhance its dissolution and absorption in the stomach. This reaction can also help reduce the irritant effect of the acidic drug on the gastrointestinal lining. तो अगर हम ये हमेशा कार्बन सोडियम बाइकार्बोनेट्स के साथ देंगे, सॉल्ट फॉर्म करेगा, हमारे स्टमक को इरिटेट भी कम करेगा, एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आयनिक फॉर्म में ये एब्जॉर्ब कम होता है, और ये जो है नॉन आयनिक फॉर्म में जो है ना अच्छा एब्जॉर्ब होता है, और वाटर सॉल्युबिलिटी भी इसकी बढ़ जाती है। अच्छा, 286, what is contraindicated with psyllium is hypokalemia। अच्छा, साइलियम के बारे में मैंने लिखा था, हाइपोकैलेमिया। अच्छा, साइलियम क्या है, एक लेक्सेटिव है, ठीक है। लेक्सेटिव का काम क्या होता है, स्टूल को सॉफ्ट करना, ठीक है। जो कॉन्स्टिपेशन की सिचुएशन होती है उसको ट्रीट करना, और हमारी बॉडी से सारा जो है वो स्टूल कंटेंट निकालना। तो अगर हाइपोकैलेमिया की कंडीशन होगी तो पेशेंट ऑलरेडी जो है वो मतलब उसके इलेक्ट्रोलाइट्स ऑलरेडी जो है वो डाउन है, इसका मतलब।
और वाटर कंटेंट भी कम है, तो अगर हम उसको साइलियम देंगे यानी कोई लेक्सेटिव देंगे अगर, तो और ज़्यादा बॉडी से डिप्लीशन होगी, तो वो खतरनाक है। तो इट्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हाइपोकैलीमिया कंडीशन। ओके। 287, aqueous solution of phenobarbital is acidic। फिनोबार्बिटल की जो एक्वस सॉल्यूशन होती है, फिनोबार्बिटल इज अ बारबिट्यूरेट जो सीएनएस में यूज होती है, सीजर्स। अगर उसकी एक्वस सॉल्यूशन यूज करेंगे तो वो एसिडिक होता है, और सोडियम सॉल्ट ऑफ फिनोबार्बिटल जो होते हैं, सोडियम सॉल्ट की बात हो रही है, वो बेसिक होता है। ठीक है। हर्पीज जूस्टर पेन मैनेजमेंट यूज कैप्सेसिन क्रीम। हर्पीज जूस्टर की जो पेन होती है उसकी मैनेजमेंट के लिए हम कैप्सेसिन क्रीम यूज करते हैं। ड्रग कंबाइन विद मॉर्फिन टू रिड्यूस इलीगल सेलिंग। अच्छा, वो ड्रग जिसको मॉर्फिन के साथ हम कंबाइन कर लेते हैं, मीथाडोन। असल में मॉर्फिन की इलीगल सेलिंग बहुत होती है और उसको बहुत ज़्यादा ड्रग अब्यूज़ के तौर पर यूज़ किया जाता है। तो इस ड्रग को ना मीथाडोन के साथ, मीथाडोन एक ओपियोइड है, ठीक है, और इस ओपियोइड को हम लोग ने इसके साथ जो है वो मर्ज करके एक कॉम्बिनेशन बना दिया है, जिसकी वजह से मॉर्फिन की इलीगल सेलिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि वो प्योर मॉर्फिन नहीं होता उसके अंदर। अच्छा, 290, सेचुरेशन ऑफ सबस्ट्रेट लीड्स टू नो चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, आप सबस्ट्रेट की साइड को यानी जिस जगह पे जाके बाइंड करना है सबस्ट्रेट को, अगर आप उसमें जितनी भी सेचुरेशन कर दें, मतलब जितनी भी जैसे एस्टाइल कोलिन या कुछ भी अगर बहुत ज़्यादा भी उसके साइड पे भर दें, तो भी उसकी जो स्पीड होगी, मतलब जिस स्पीड से वो रिएक्ट करेगा वो उतनी ही होगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो जितनी जगह होगी सबस्ट्रेट की उतनी ही जाके लगेंगे। 291, ऑल अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स कॉज कंसंट्रेशन डिपेंडेंट एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट। सारे अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स जो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट देते हैं, यानी जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है उतना ज़्यादा इनका एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट आता है, और ये सारे अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के साथ होता है। और जितने भी हमारे सेफेलोस्पोरिन्स है ना, इन सब को रीनल फेलियर में डोज एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, सिवाय दो के। और वो दो कौन से हैं? सिफ्ट्रायाजोन और सीफोपेराजोन। नीट इन ये दो जो हैं, इनको लिवर फेलियर में डोज एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। अच्छा, मैंने इसका निमोनिक इस तरह से बनाया था कि सिफोपेराजोन में पैर आ रहा है और सेफ्ट्रायाजोन में जोन आ रहा है। तो जो पैर और जोन की जो बात हो रही है ना, एक्स से जो जोन बन रहा है, अब इससे फेलोस्पोरिन के और भी ड्रग्स होंगे थोड़े मिलते जुलते, लेकिन अगर थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, मुझे इस तरह से ये समझ में आया है कि पैरा और जोन इस तरह के जो ड्रग्स है ना, तो इसमें लिवर फेलियर की डोज एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, बाकी सारे से फेलोस्पोरिन में रीनल फेलियर में डोज एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। और ये दो ही ड्रग्स है जिनको लिवर फेलियर में एडजस्ट करते हैं, बाकी सब जो है वो रीनली ही एडजस्ट होता है। अच्छा, 293, हेपारिन नीड डोज एडजस्टमेंट इन हेपेटिक फेलियर, क्योंकि हेपेटिक लिवर से मेटाबोलाइज होता है। निफिडिपीन जो है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। डिपीन से आपको समझ में आ जाएगा कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, और ये आफ्टर लोड डिक्रीज करता है, यानी जो हमारा ब्लड ब्लड पंप करने के बाद का जो इफेक्ट होता है ना हमारी आर्टरीज में, उसको डायलेट करता है। ठीक है। जो ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट्स जो हैं, ये हमारा प्रीलोड को डिक्रीज करते हैं। ये डिक्रीज कैसे करते हैं प्रीलोड को? ये हमारी वेन्स को डायलेट करते हैं, यानी जो ब्लड जा रहा होता है हार्ट के अंदर वेन्स के थ्रू, वो प्रीलोड होता है, उसको जो है ना कम करते हैं। जो नाइट्रोप्रोसाइड है और एसीई इनहिबिटर्स है, वो प्रीलोड को भी कम करते हैं और आफ्टर लोड को भी कम करते हैं, यानी वो वेन्स को भी डायलेट करेंगे और हमारी आर्टरीज को भी डायलेट करेंगे। 295, व्हाट डायलेट्स ब्लड वेसल्स विदाउट इंक्रीज हार्ट रेट इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। अच्छा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो है ना वो क्रोनोट्रॉपिक होते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक होते हैं, यानी हमारे कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कर देंगे, तो इससे हमारी जो कैल्शियम चैनल की जो कॉन्ट्रैक्ट, हमारे जो हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है ना, वो कम हो जाएगी। उसकी स्पीड कम नहीं होगी, लेकिन उसका जो कॉन्ट्रैक्शन है ना वो कम हो जाएगा। ठीक है। और विदाउट इंक्रीजिंग हार्ट रेट, तो ये बोल रहा है ना कि विदाउट इंक्रीजिंग, और ब्लड डायलेट्स, ब्लड वेसल्स को भी डायलेट करता है ये, तो ये हार्ट रेट को, स्पीड को कोई इफेक्ट नहीं देगा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हमारे। ये जो है सिर्फ हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम करता है और ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, तो इसका जो रेट है ना हार्ट रेट, हार्ट की रेट पे कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है। व्हाट इज नॉट द इफेक्ट ऑफ बीटा ब्लॉकर इन एंजाइना? बीटा ब्लॉकर जो होता है ना, असल में बीटा वन सिर्फ हार्ट में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो अगर हम बीटा ब्लॉकर देंगे ना, तो वो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करेगा एंजाइना में, उसका वेन से कोई ताल्लुक नहीं है। बीटा टू जो है वो हमारे लंग्स में है, तो अल्फा वन जो है ना वही होता है जो वेन्स में, हमारे आर्टरीज में होता है।
तो बीटा ब्लॉकर जो है वो सिर्फ विजुडाइलेशन मतलब विजुडाइलेशन नहीं करेंगे वो एंजाइना में। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनामाइड इज स्ट्रॉन्गली बेसिक। अगर सोडियम अटैच हो जाता है ना किसी भी चीज़ के साथ, किसी भी ड्रग के साथ सोडियम सॉल्ट, तो वो उसको बेसिक कर देता है। सॉल्वेंट यूज विद हाइड्रोकोर्टिसोन फॉर आईवी इंजेक्शन इज प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल। हाइड्रोकोर्टिसोन बेसिकली एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, और जितने भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं उनको जो है सॉल्युबलाइज होने के लिए एक वेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है, और प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल यहाँ पे एज एन वेटिंग एजेंट एक्ट कर रहा है और उसको हेल्प करेगा सॉल्युबल होने में। ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ पेनिसिलिनेज प्रोड्यूसिंग स्टेफिलोकोकस और पेनिसिलिन रेजिस्टेंट पेनिसिलिन इज ऑगमेंटन। अच्छा, पेनिसिलिनेज प्रोड्यूसिंग स्टेफिलोकोकस ओरियस जो है ना एक बैक्टीरिया है जो एंजाइम पेनिसिलिनेज प्रोड्यूस करता है। ठीक है। और जितने भी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स है ना वो इस एंजाइम से जो है ना वो थे क्या कहते हैं डीनेचर हो जाते थे, जिसकी वजह से उस पर इफेक्टिव नहीं होते थे। तो जिसकी वजह से एक और क्लास ऑफ पेनिसिलिन इन्होंने प्रोड्यूस करी थी, बनाई थी, और उस क्लास को कहते हैं पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। यानी वो पेनिसिलिन जो पेनिसिलिनेज के अगेंस्ट जो है ना, मतलब उसका कोई इफेक्ट नहीं होता पेनिसिलिनेज का उन पेनिसिलिन के ऊपर। तो वो पेनिसिलिन जो होती हैं उसको जो है हम यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेनिसिलिनेज प्रोड्यूसिंग स्टेफिलोकोकस ओरियस, और उसमें ऑगमेंटन भी आता है। ठीक है। और ये मॉडिफाइड क्लास है एक, और बहुत सारे स्ट्रेन्स ऑफ स्टेफिलोकोकस ओरियस को भी ट्रीट करता है ये। 300 काउंसलिंग फॉर, अच्छा ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी थी आई गेस, मेरा हो गया यहाँ पे। इसके अलावा मेरा था 349 से ऑनवर्ड्स जो 10 मेरे एमसीक्यूज रह गए थे, मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छा, 9 से ना 9 से 10 जो है ना आतिफ चाह रहे थे कि वो अपना हाइपरलिपिडीमिया एक्सप्लेन कर दे, तो सर की क्लास के बाद वकास हम आपके एमसीक्यूज ले लेंगे। ठीक है। और देख लेंगे अगर वजिया आ सकती हुई तो हम वजिया को भी ले लेंगे। 239 तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। 240 पेप्टिक अल्सर डिजीज इज मोर कॉमन इन पेशेंट्स विद, अच्छा ये सीधा सीधा है, जो हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, एम्फिजिमा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और अल्कोहलिक स्क्लेरोसिस के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज कैल्शियम लेवल एंड डिक्रीज फॉस्फेट लेवल नॉर्मली इन द केस ऑफ हाइपर। अच्छा, इसका इसका केस ऐसे है कि जो कैल्शियम है ना और फॉस्फेट है वो इन्वर्सली रिलेटेड है, यानी अगर कैल्शियम बढ़ेगा तो फॉस्फेट कम होगा, कैल्शियम कम होगा तो फॉस्फेट बढ़ेगा। हमारे पैराथायरॉयड हार्मोन्स जो हैं नॉर्मली बॉडी के अंदर कैल्शियम के लेवल को बढ़ाते हैं और फॉस्फेट के लेवल को कम करते हैं। तो अगर हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की कंडीशन हो जाती है बॉडी के अंदर, यानी पैराथायरॉयडिज्म की एक्टिविटी कम हो गई है, तो अल्टीमेटली कैल्शियम की भी कैल्शियम भी कम हो जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया, तो फॉस्फेट्स बढ़ जाएंगे, हाइपर फॉस्फेटीमिया। ठीक है। हाइपोकैल्सीमिया को ट्रीट हम किस तरह करते हैं, कैल्सीट्रायोल देते हैं जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है बॉडी के अंदर। ठीक है। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की कंडीशन में क्या होगा, हाइपर पैराथायरॉयड हो गया है तो हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा और हाइपोफॉस्फेटीमिया हो जाएगा। हाइपर कैल्सीमिया विल बी ट्रीटेड बाय कैल्सीटोनिन, क्योंकि वो कैल्शियम लेवल्स के को ड्रॉप करता है। ठीक है, बॉडी के अंदर। एक मिनट, आप लोग को आवाज आ रही है सबको? मेरा नेट सही से नहीं चल रहा है इसलिए पूछ रही थी।